Hello students, so let's quickly solve the session ending paper of KVS Class 9 Standard Science. So ये 2023 का पेपर है as you can see clearly. तो हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो प्रैक्टिस करेंगे. इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका इस ईयर का पेपर है वो किस पैटर्न में आ सकता है एंड व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेशन एंडिंग. So let's start with section A. As we all know, section A में almost 20 questions होते हैं, जिसमें से लास्ट के 4 questions assertion reason questions होते हैं और बाकी सारे MCQ based होते हैं. And each question carries 1 mark. So the first question here is, a student listed some mixture and classified them into various types. So we have first, दैट इज़ फूड कलर एंड वाटर. अभी ये जो फूड कलर एंड वाटर का होता है आपको पता है इट इज़ एन होमोजीनियस मिक्सचर. जब भी आप फूड कलर को पानी में मिक्स करते हो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है. देन सैंड प्लस वाटर. अभी जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है, जब भी आप सैंड को पानी में डालते हो और मिला के उसको छोड़ देते हो तो जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड्स के, दे आर वेरी बिगर इन साइज, राइट. दे आर नॉट वेरी स्मॉल, यू कैन सी देम क्लियरली, एंड व्हेन यू कीप इट unsettled, undisturbed for longer period of time, these particles will settle at the bottom of the test tube. So which means that this is wrong. They are not colloidal solutions, they are suspensions. वो होते हैं suspensions. Milk and sugar. Milk and sugar again, जब आप मिल्क को शुगर में मिक्स करते हो आपको नहीं पता चलता है मिल्क कौन सा है और शुगर कौन सा है, तो ये वो भी सस्पेंशन नहीं है. इट इज़ ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर. देन राइस एंड फ्लावर. राइस एंड फ्लावर दोनों की डिफरेंट कंसिस्टेंसीज हैं, डिफरेंट पार्टिकल साइजेस हैं, एंड इट इज़ एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है विच मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड करेक्टली. सो द आंसर इज W एंड Z. आपका डी ऑप्शन करेक्ट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन. वेरी ईजी, सिंपल, 1 वर्ड, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं. Then which is the correct form in the following? 0 degree Celsius is equivalent to 273 Kelvin, or if you want to be more specific, 0 degree Celsius is equal to 273.15 Kelvin होता है, तो जिसको आप 273 Kelvin भी लिख सकते हो. तो आंसर बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? तो सोडियम इज Na and carbonate is CO3. Carbonate is having a -2 charge and sodium is having a +1 charge. Cross multiply करोगे तो आपको मिलेगा Na2CO3. So this is the formula of carbonate. So as per that the answer is Na2CO3. Now question number 5. A sample of NH3 molecule irrespective of source contains 82.35 nitrogen and 17.65% of hydrogen by mass. This data supports. Now whenever you will take ammonia, any kind, anywhere, कहीं से भी आप ammonia लोगे, it will always have 82.35% of nitrogen and 17.65% of hydrogen. इसका मतलब क्या है? इनका जो proportion है by mass, it is always fixed and constant. So ये आपका है law of definite proportion. आइडेंटिफाई द कॉमन फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों डबल लेयर्ड होते हैं, सबसे पहला फीचर, और दोनों के अंदर DNA और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेकंड फीचर है. दैट इज़ वाई वी ऑल्सो से दैट दे आर सेमी ऑटोनोमस इन नेचर. सेमी ऑटोनोमस मतलब दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म their own mitochondria and plastid. Okay, so यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे आप कॉमन फीचर. So ability to produce ATP, no, it's not a common feature. Presence of matrix called stroma, it is only present in plastid. Deeply folded inner membrane, no, that is not the common feature. Here the common feature is presence of DNA and ribosome. Both have DNA as well as ribosome in it. Now question number 7. Engulfing of food materials और फॉरेन बॉडीज़ बाय सेल्स लाइक अमीबा. कोई भी चीज़ को अगर आप खाते हो तो यू आर पुटिंग इट इनसाइड द बॉडी. तो यहाँ पे आंसर है एंडो. एंडो का मतलब होता है अंदर लेना, इनसाइड और इनर, एंड साइटोसिस मीन्स बाय द सेल. द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग समथिंग बाय द सेल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. सो आंसर हियर है बी, एंडोसाइटोसिस. विच ऑफ दीज ऑप्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का अगर आप फंक्शन देखेंगे तो वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है,
वो आपका एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है, ये प्रोटीन फर्दर एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये दो मेजर फंक्शंस हैं राइबोसोम्स के। तो एज पर द आंसर विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम पूछा है, तो ये है बचा क्या? Manufacture of hormone, it does not manufacture hormone and it does not manufacture starch molecules. Starch molecules are manufactured especially in plant cells in the plastids, right? तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 and 4 है ये करेक्ट नहीं है। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, जो टिश्यू मसल और बोन को कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं टेंडन, ठीक है? इट इज़ नोन एज टेंडन, मसल टू बोन। Then question number 10. Xylem is specialized tissue of plants that transports water and nutrients. Function of xylem from soil to the upper parts like stem, leaves and provides mechanical support to them. It is composed of 4 different types of cells, right? Which one of the following is not the type of xylem tissue? So xylem contains ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे जो सीव ट्यूब है ये प्रेजेंट नहीं होता है जाइलम में बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन फ्लोएम, ओके, इट इज़ द पार्ट ऑफ फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 11. फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू. वेरी सिंपल. A worker covers a distance of 40 kilometer. Question number 12. Now we are doing question number 12. A worker covers a distance of 40 kilometer from his house to his place of work. तो कितना distance cover कर रहा है वो? अगर ये house है और ये place of work है तो he is covering 40 kilometers and 10 kilometers towards his house. और वापस वो घर की तरफ 10 kilometers travel करता है towards his house. कितना travel कर रहा है? 10 kilometer travel कर रहा है। देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, अभी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पूछा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर, तो घर से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, वो कितना होगा? इट विल बी 40 - 10 दैट इज़ 30 किलोमीटर्स, ओके। अगर टोटल डिस्टेंस पूछा है तो वो 40 + 10 होगा दैट इज़ 50, बट एज डिस्प्लेसमेंट इज आस्क्ड सो डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर विच विल बी 30 किलोमीटर, तो आंसर यहाँ पे होगा 30 किलोमीटर। Question number 13. 4 cars A, B and C, A, B, C and D are moving in a level road. Their distance versus time. Distance time ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको बताता है स्पीड के बारे में, कितना स्पीड है। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा, जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ज़्यादा आपका स्पीड होगा, ठीक है। सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. कार ए इज द फास्टेस्ट कार, देन कार डी, दिस इज ए एंड दिस इज डी। डी का जो स्लोप है आप देखो, एंगल जो बन रहा है नीचे वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ए, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है, राइट, बिकॉज डी इज़ फास्टर देन ए। कार बी इज स्लोएस्ट, कार बी सबसे नीचे है तो डेफिनेटली उसका जो एंगल बन रहा है वो सबसे छोटा है, राइट, इन कंपैरिजन टू सी, डी एंड ए। कार डी इज़ फास्टेस्ट देन कार सी, कार डी ये है और कार सी ऊपर है तो मतलब स्लोप ज़्यादा बड़ा है, तो ये भी गलत है। कार सी इज़ स्लोएस्ट, कार सी कांट बी स्लोएस्ट, कार सी जो है वो मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कार बी इज़ दी स्लोएस्ट। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी वो अरेंज करने को बोल देते हैं कि अरेंज द स्पीड इन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर आपको अरेंज करने को बोला है तो आपको पता रहना चाहिए सबसे ज़्यादा स्पीड है सी की, उसके बाद है डी की, उसके बाद ए की और उसके बाद है बी की। जितना ज़्यादा बड़ा स्लोप या फिर स्लोप का एंगल विद दी आपका एक्स एक्सिस उतना ज़्यादा उसका स्पीड। क्वेश्चन नंबर 14. 20 Newton of force is 20 Newton is applied on a body and is displaced. Displacement कितना है? 2 मीटर है। Then work done is equal to force into displacement 20 into 2 which will be 40 joules. तो यहाँ पे आंसर है हमारा 40 joules, not Newton. फोर्स नहीं पूछा है, वर्क डन पूछा है। वर्क डन का यूनिट जूल होता है, तो यहाँ पे आंसर विल बी 40 joules. क्वेश्चन नंबर 15. डायरेक्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पर यूनिट टाइम, दिस इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी. अ कंपोजिट फिश कल्चर, इन द केस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर कटलाज आर यूज, जो कटला फिश होती है वो हम उसे यूज़ करते हैं एज अ सरफेस फीडर,
ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका कटला होता है, कतला, दैट इज़ अ सरफेस फीडर, सरफेस पे फीड करता है। देन उसके बाद हमारे पास रोहू होता है, रोहू इज़ अ मिडल फीडर, मिडल जोन में एक्ट करता है। देन वी हैव मृगाल और मृगल, दैट इज़ अ बॉटम फीडर। तो जो मृगल फिश होती है वो एक बॉटम फीडर होती है। तो इस वे में हम जब भी कंपोजिट कल्चर करते हैं, इन 3 तरीके की फिशेस को हम यूज़ करते हैं। Now we have assertion and reason. First question number 17 का assertion है, gases exert pressure on the walls of container. It is true. Reason, the intermolecular force of attraction is very strong in gases. We know this is wrong. Intermolecular force of attraction is not strong. It is not strong in gases. तो यहाँ पे option C will be the correct. Assertion is true but reason is false. Question number 18, mitochondria are called powerhouse of the cell. True. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ट्रू। क्या आपको असर्शन का आंसर मिल रहा है रीजन में? यस मिल रहा है, तो हमारा ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन, परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स। दैट इज ट्रू। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके मैच्योर होके दे गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यूज एंड दे लूज द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग। Then we have meristematic tissues is a group of actively dividing cells. ये भी true है। क्या ये उसका explanation है? नहीं, explanation नहीं है। It is not the correct reasoning. तो option B. Question number 20. Assertion, the ceilings of halls and conference halls are made curved. That is true. Reason, why they are made curved? So that after reflection from all the parts, जो आपका sound है, it is reaching to the people those who are sitting in the hall. तो ये true है and it is the correct reason. So option A. Now we have question number 21. Now question number 21 है, an element contains 6 electrons in M shell. तो हमारे पास K, L और M shell है और M shell में कितने electrons हैं? 6 electrons हैं. What is the atomic number? तो ऑब्वियसली लास्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 6 हैं तो अंदर के सारे शेल्स भरे होंगे। एल में मैक्सिमम 8 शेल्स जाएंगे, के में 2 जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 16। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर विल बी 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 16, तो एटॉमिक नंबर 16 होगा। आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ मेटल और अ नॉन मेटल। आउटरमोस्ट शेल देखो, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 का मतलब क्या है? इट विल gain, to come under fully filled state, it will gain plus 2 electrons, and as it is gaining 2 electrons, we will say that it is a metals, because metals have the ability to gain electron. Next question or option, find out the valency of atoms presented by the figure A and B. Count कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। 8 माइनस 8 होता है 0। इसको ये रिएक्ट ही नहीं करेगा किसी के साथ बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। नाउ ऑप्शन बी, 1 2 3 4 5 6 7, it has 7 valence electrons. So 7 valence electrons means it cannot lose 7 electrons, it needs 1 electron to come under fully filled state, so उसका valency कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Now classify each of the following as homogeneous or heterogeneous mixture. आपका जो सोडा वाटर है it is homo, wood is hetero, air is again homo, and vinegar is also homogeneous. So यहाँ पे सिर्फ wood है heterogeneous, बाकी सारे homogeneous हैं। Question number 23, difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum। जो आपका RER होता है और SER होता है। रफ में there is present of ribosomes, they have lots of ribosomes, but in the case of smooth, ribosomes are absent, right? जो आपका RER होता है, RER helps in protein formation, और आपका जो SER होता है, that is smooth endoplasmic reticulum, it helps in lipid formation और lipid synthesis। ये 2 points of differences हो गए between RER and SER। Question number 24, if an action is always equal to the reaction, explain how, that is your third law of motion, explain how a horse can pull a cart। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक हॉर्स है। आई नो ये हॉर्स जैसा नहीं लग रहा है, बट इमेजिन करो दैट दिस इज़ एन हॉर्स।
तो जब हॉर्स आगे की तरफ मूव करता है तो उसके जो लेग्स होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, दे पुश इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इसको हम बोलते हैं एक्शन. ओके, नाउ व्हेन इट इज़ पुशिंग द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जो ग्राउंड है वो उसका एक रिएक्टिव पुश प्रोवाइड करता है उसको, जो होता है आपका reaction, and it is provided by the ground on the legs of the horse, and with the help of that reactive force जो ground लगाता है on the leg of the object which is equal and opposite, जो आपका horse है वो क्या करता है, it starts to move in the forward direction. So this is how you will explain. Now we have question number 25. If a force of 20 Newton is exerted on an object having a mass 4 kg, then calculate acceleration produced by it. तो पहले आप लिखोगे given, क्या given है, force 20 Newton, mass 4 kg, right? Force is equal to mass into acceleration. Acceleration निकालना है तो वो हो जाएगा force by mass, and force is 20 Newton divided by 4 kg. जैसे आप सॉल्व करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी योर आंसर. तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गिव एनी 2 बायोपेस्टिसाइड्स, कोई भी 2 बायोपेस्टिसाइड्स का आप नाम लिख सकते हो. पहला तो आप नाम लिख लो बीटी ब्रिंजल, इन सब में जो होता है दैट इज बेसिलस थोरेंजेनेसिस. एंड देन सेकेंड आप लिख लो बेकिंग सोडा. जो बेकिंग सोडा होता है दैट इज़ ऑल्सो यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड. इट हेल्प्स इन किलिंग पेस्ट बैक्टीरियाज वॉट एवर इज प्रेजेंट इन दी fruits or the vegetables. What are the desired agronomic characters for a fodder and cereal crop? अभी जो fodder crops होते हैं, जो आप गाय भैंस इन सबको खिलाने के लिए आप ग्रो करते हो, उन्हें fodder crops बोलते हैं. तो fodder crops tall होने चाहिए and they should have more branching. ये 2 फैक्टर्स हैं जो आप देखोगे जब भी आप फॉडर क्रॉप ग्रो कर रहे हो. टॉल होना चाहिए एंड मोर ब्रांचिंग होना चाहिए सो दैट प्लांट्स कैन हैव, दे कैन ईट मोर ऑफ द लीव्स एंड द अदर पार्ट्स जो खाते हैं वो लोग. देन इन द केस ऑफ सीरियल क्रॉप्स जो आपको सीड्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये टॉल नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए शॉर्ट इन हाइट. जितने ज़्यादा शॉर्ट होंगे या फिर डॉर्फ होंगे हाइट में, उतनी ही कम एनर्जी इन्हें लगेगी ग्रो करने के लिए. एंड जो भी सारा का सारा एनर्जी है दे कैन यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन और सीड्स. तो सारी एनर्जी सीड्स और ग्रेन के प्रोडक्शन में यूज हो जाएगी रादर देन गेटिंग यूज फॉर इंक्रीजिंग दी हाइट. तो ये 2 एग्रोनॉमिक डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं जो आप लुक आफ्टर करोगे वेन एवर यू आर ग्रोइंग अ फॉडर एंड अ सीरियल क्रॉप. Question number 27, section C. State the universal law of gravitation. Everybody knows the definition. According to the universal law of gravitation, क्या होता है? It is a force of attraction, ठीक है, between now moving on to the section C with question number 27. First is state the universal law of gravitation. So according to the universal law of gravitation, every object in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. इन दोनों को अगर आप क्लब करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो you will get force is equal to m1 by m2 divided by r square. ओके और जब आप ये साइन हटाते हो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो, तो यू विल गेट फोर्स इज इक्वल टू gm1 बाई m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. सो दिस इज योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट. तो आपको एक्सप्लेन करना है. यू राइट सॉलिड हेयर, लिक्विड हेयर एंड गैस. नाउ सॉलिड को लिक्विड में हम कन्वर्ट करते हैं बाय फ्यूजन, ठीक है, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है बाय सॉलिडिफिकेशन. ओके, देन लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करते हो बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. देन सॉलिड को गैस में और गैस को सॉलिड में हम कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ
sublimation. So ये आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाना है. It is given in your textbook also. With name the process of each conversion, that is also very essential. I have named all the processes of interconversion. State the molecular mass of the following. H2CO3. अभी H2CO3 का molecular mass निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का मास पता रहना चाहिए. So here we have 2 molecules of hydrogen, so 2 into 1, each will be having 1 atomic mass, plus कार्बन, कार्बन का होता है 12, एक ही कार्बन है तो अकेला लिखा है मैंने, एंड देन 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू ईच ऑक्सीजन 16. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट अराउंड 62 एटॉमिक मास यूनिट. देन वी हैव C2H5OH, इसको हम इथेनॉल बोलते हैं. तो इसका निकालने के लिए 2 इंटू 12, बिकॉज यू नो वी हैव 2 कार्बन एटम्स ईच ऑफ 12 मास, 1 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 1, एक ही हमारे पास ऑक्सीजन है, प्लस 1, बिकॉज अगेन हमारे पास दोबारा से एक ऑक्सीजन है. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अराउंड 46 U एटॉमिक मास यूनिट. Then we have MgSO4, which is your magnesium sulfate. Magnesium is 24 atomic mass, एक ही magnesium है, plus 32 is the mass of sulfur, plus 1 into 4, that is plus 16 into 4. 1 minute, let me do it again. MgSO4, Mg is 24, then sulfur का mass है 32, और ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 4 मॉलिक्यूल्स. तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 120 आंसर मिलेगा. ओके, देन आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. आपका ए जो है दैट इज डेंड्राइट, इट्स द न्यूरॉन. बी इज साइटॉन और सेल बॉडी. सी इज एक्सॉन एंड डी इज नर्व एंडिंग्स. डी है आपका नर्व एंडिंग. दिस इज द लेबलिंग ऑफ अ न्यूरॉन. Question number 31. What type of motion is presented by OA and OB? Study the speed time graph of the given body here and answer the following question. ये आपका speed time graph दिया हुआ है. तो speed time graph का जो slope होता है वो आपको हमेशा acceleration के बारे में बताता है. Always remember, slope tells you about acceleration and area covered under the speed time graph. और ये जो area होता है वो आपको डिस्टेंस के बारे में बताता है, दैट दी हाउ मच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रैवल्ड. ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्पीड टाइम ग्राफ से जो आपको याद रहनी चाहिए. तो लेट्स सी दी क्वेश्चंस. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज़ प्रेजेंटेड बाय ओए. ये आपका ओए है. ओए जो है वो प्रेजेंट करता है कि जो मोशन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहा है. जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है, दैट इज़ योर ओए. Then we have AB. In the case of AB, object is not accelerating, object is moving at constant speed. कोई acceleration नहीं हो रहा है, same speed 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है continuously for 10 seconds time. Find out the acceleration of OA. अभी ये जो OA है इसका acceleration find out करना है. तो मैंने आपको बताया slope is equal to acceleration, राइट. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड बाय टाइम. स्पीड कितना है यहाँ पे, स्पीड इज़ 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम है 4 माइनस 0, विच विल बी 6 बाय 4, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 1.5 मीटर पर स्क्वायर आंसर आएगा. ओके, सो दिस इज़ द एक्सेलरेशन विद विच OA इज़ मूविंग, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now find out the distance traveled by a body from A to B. When the object is moving from point A to point B, in that case कितना distance होगा. अभी distance find out करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको area under this line find out करना है. So basically area of triangle is length into breadth. Length कितना है यहाँ पे आप देख लो, it is 6, और breadth कितना है, total distance is 0 से लेके 10 में 10 seconds है, -4 सेकेंड कर लो तो आपको यहाँ का मिलेगा 6 सेकेंड इंटू 6. तो आपका आंसर होगा 6 6 36 मीटर्स. सो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है वो है 6 मीटर डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. Question number 32.
An echo is heard in 5 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source? Again very simple. Speed is equal to distance by time होता है, right? अभी यहाँ पे given अगर आप देखोगे तो how much time is given? 5 seconds. Always remember ये जो 5 सेकेंड का टाइम है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये जो 5 सेकेंड्स का टाइम है ये इको के यहाँ जाके वापस आने का टाइम है. तो दैट टोटल टाइम इज़ 5 सेकेंड्स. तो अगर मैं सिर्फ मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सोर्स से, तो द टाइम दैट इज़ बीइंग टेकन from the source to reflecting surface will be half of 5 seconds, which will be 2.5 सेकेंड जाने में लग रहा है और 2.5 सेकेंड आने में लग रहा है. तो जब आप फाइंड करोगे, डिस्टेंस फाइंड करोगे, तो आप यहाँ पे 5 सेकेंड लेकर करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी. यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज रिमेंबर 2.5. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. स्पीड इज 342 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है? 2.5 सेकेंड. आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 855 मीटर्स विल बी दी आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? नाउ कैप्चर फिशिंग क्या होती है? जहाँ पे आप कैप्चर करते हो फिश को डायरेक्टली फ्रॉम देयर नेचुरल रिसोर्सेज. यू आर कैप्चरिंग fishes from natural resources. Natural resources can include river, pond, lakes, ocean, sea. उसको हम बोलते हैं कैप्चर फिशिंग, जहाँ पे आप स्पेसिफिकली फिशेस को कैप्चर कर रहे हो. देन वी हैव मैरीकल्चर. मैरीकल्चर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम मरीन इकोसिस्टम, जहाँ पे आप कल्टिवेट कर रहे हो aquatic and marine organisms को. It can be plant, it can be animals, but these are only taken by marine ecosystem. जो ocean है और sea है, नमक वाला पानी जिसमें होता है, फ्रेश वाटर नहीं, मरीन इकोसिस्टम से अगर आप कल्टिवेट कर रहे हो और एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को, तो उसे हम बोलते हैं मैरीकल्चर. देन वी हैव एक्वाकल्चर. एक्वाकल्चर इंक्लूड्स capture fishing and mariculture. Aquaculture is nothing but breeding, rearing and harvesting of plants and animals that live in water. जो भी वाटर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, अगर आप उनका ब्रीडिंग कर रहे हो, रेयरिंग कर रहे हो, हार्वेस्टिंग कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्वा कल्चर. Now, what are the desirable characters of bee varieties suitable for honey production? Write any 3. सबसे पहला तो honey quality अच्छा होना चाहिए. It should be very good. Large amount of honey should be produced. Large amount honey होना चाहिए. Then second, जो bee है, it should sting less. ज़्यादा काटेगी तो it will be difficult for the workers to grab and take the honey from there, right? And जो bees हैं, they should live in the hive for longer period of time, so that better and good quality of honey can be produced. तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप देखते हो जब भी आप हनी प्रोडक्शन कर रहे होते हो बी वैराइटीज़ में. Now next we have question number 34, which says define isotopes and isobars. As we all know, isotopes have same atomic number but different atomic masses. Is it clear? Then we have isobars. In the case of isobars, they in ulta hota hai, they have same atomic number but masses differ करते हैं. For example, isotope का अगर मैं example देखूँ तो isotope का example है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 isotopes होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम. सो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट है प्रोटियम, इट हैज़ first we have is H11, that is protium, which has mass 1. Then we have H12, which is deuterium, which has a mass of 2. Then we have H13, which is tritium, which has a mass of 3. All of them are having atomic number 1. The difference is only of the masses.
नाउ आइसोबार का अगर मैं एग्जांपल देखूं, आइसोबार का एग्जांपल आप ले लो आर्गन एंड पोटेशियम। दोनों का जो मास होता है वो सेम होता है 40, बट डिफरेंस इज एटॉमिक नंबर, एक का 18 है और एक का 19 है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन आइसोबार। ओके, नाउ क्वेश्चन में अभी और कुछ भी पूछा है, राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। सो आइसोटोप का पहला एप्लीकेशन है वो मेडिसिन में यूज़ होता है, एंड सेकंड कैंसर, जो बहुत सारे कैंसरस मेडिसिन होते हैं उसमें यूज़ होता है, एंड सेकंड इज इट इज़ ऑल्सो यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल या फिर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ होते हैं वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये दो एप्लीकेशंस आप लिख के यू कैन गेट फुल मार्क्स। Draw a neat label diagram of plant cell. Everybody can draw the diagram of plant cell. How is an animal cell different from a plant cell? 3 differences. तो important है ये क्वेश्चन। आप देखोगे ये है एनिमल सेल, देन प्लांट सेल। नाउ इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, प्लांट सेल्स आर लार्ज इन साइज, एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल, plant cells have cell wall, they do have cell wall, right? जो nucleus होता है in the animal cell it is at center, while the nucleus in the plant cell is not in the center because वहाँ पे एक बड़ा vacuole होता है, तो nucleus is on sides, on side पे पड़ा रहता है। It has small vacuoles, small in size और large number of vacuoles होंगे, बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स इट हैज़ लार्ज वैक्यूल, एक ही वैक्यूल होगा और बहुत बड़ा होगा, एंड विच विल बी कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। एंड लास्ट इज इन द केस ऑफ प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट या फिर जो प्लास्टिड होता है दैट इज प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट, बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल plastids are not present, they are absent, plastids are एब्सेंट इन द केस ऑफ एनिमल्स। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको मेंशन करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, जस्टिफाई बाय गिविंग प्रॉपर रीजनिंग वेदर द वर्क डन इन द फॉलोइंग केसेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल, देयर इज अ मैन एंड द मैन इज लिफ्टिंग बकेट आउट ऑफ द वेल, ठीक है। तो वो फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा है, और मोशन भी कहाँ हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है। तो मतलब ये जो वर्क डन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस, ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो मतलब इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन एन इंक्लाइन प्लेन, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई बॉडी नीचे फॉल कर रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहे होंगे, तो मतलब इट इज़ अ नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इस केस में भी जो फोर्स लगेगा वो और जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है दोनों सेम होंगे, तो इट विल बी पॉजिटिव। वर्क डन बाय अ रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इट विल बी नेगेटिव। लिस्ट टू कंडीशंस और क्वेश्चन, लिस्ट टू कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग a force F is acting on an object of mass m. The direction of the displacement is from west to east shown by the longer arrow, ये वाला जो arrow है। Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. Justify your answer. In the first case it will be zero because आपका जो force है और direction in which they are moving it is perpendicular 90 डिग्री है, तो दिस इज़ द स्पेशल केस, इसमें वर्क डन ज़ीरो होता है। यहाँ पे फोर्स और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इन दिस केस फोर्स एंड डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग आर डिफरेंट, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। नाउ वी हैव सेक्शन ई विच हैज़ केस बेस्ड क्वेश्चन। पहला है मैटर चैप्टर से, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। आप देखोगे मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज, नो। Cannot be separated by other substances, kind of. Has non-uniform composition, that is not correct. Components are evenly distributed,
दैट इज़ ऑल्सो द करेक्ट रीज़न। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करूँ प्योर सब्सटेंस की, तो वो ये होती है कि आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो इनटू अदर सब्सटेंसेस। सो दिस इज़ द मोस्ट एप्ट आंसर। ओके, now which one of the following is an example of pure substance? Gold is an example. What are the two types of mixtures? We have homogeneous and we have heterogeneous mixture. Then what is a mixture? Mixture is when you mix two or more substances in undefined ratio. कोई भी fixed property, fixed ratio में आप mix नहीं करते हो, then you get a mixture. Question number 38 from tissue chapter. What are tissues? तो आप देख सकते हो, it is group of cells with similar structure and function. Name the two organs on our body that has nerve tissues. तो आपका जो eyeball है, it has nerves. आपका eye has nerves. Even your ears are having ears are also having nerves. आपका brain है, वहाँ पे भी nerves हैं. तो ये कुछ organs हैं which have nerve tissues. What is the function of connective tissue? जो आपका connective tissue होता है उसके बहुत सारे functions होते हैं. वो support में help करता है, वो protection में help करता है, then support, protection, then वो स्टोरेज में हेल्प करता है, फैट स्टोर करने में, बाकी सारी चीज़ें स्टोर करने में. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मेजर कनेक्टिव टिश्यूज. Then which type of tissue is present in our skin? Our skin has epithelial tissue. And to be specific, it has stratified epithelial tissue. Why it is so called? It is called epithelial tissue because it acts as a protective layer and it does not allow other substances to pass through our body and move inside our body. So that is why it is known as epithelial tissue, as it is a protective covering on our body. Last question 39. The first law of motion is also known as law of inertia. If there are no external force acting on an object which is at rest, it will, what is going to happen? So definitely अगर एक object rest पे है और कोई भी external force नहीं लग रहा है तो object will remain at rest. Define inertia. Inertia जो होता है, it is the property of an object to stay in rest or in state of motion. ठीक है, it is the inability to change its state of rest or state of motion. Also states Newton's first law of motion. आप यहाँ लिख सकते हैं. What is the Newton's first law of motion? Newton's first law of motion states that an object remains in the state of rest or in a state of motion unless and until an external force is applied on the object. Show that the rate of change of momentum is equal to mass, that is mass into acceleration. बहुत simple है. आप कैसे show करेंगे? Initial momentum जो होता है, initial momentum is equal to mu. Final momentum is your mv, right? And as per second law of motion, rate of change of momentum is directly proportional. Rate of change of momentum is directly proportional to force applied, right? तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है. Rate of change of momentum is nothing but final momentum minus initial momentum divided by time, which will be initial momentum कितना है mu, final momentum is mv minus by t. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो you can take m v minus u by t. तो v minus u by t होता है acceleration, which is your ma. तो आपको यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला मिलेगा that is ma. तो from this rate of change of momentum is equivalent to ma. So this is how you can prove कि जो rate of change of momentum होता है वो ma, mass into acceleration से equivalent होता है with the help of this solution. So I hope everybody understood. With the help of this, it will be clear for all of you that what kind of questions are expected in the final session ending examination of yours. So revise accordingly, read all the chapters. Any
Comment down below if you have doubt on any chapters and you want me to make a video. Comment down below on any topic in which you have doubt and in which you want me to make a video to make it easy and clear for you all. Thank you everyone.